हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का थ्योरी भी पता है, फॉर्मूले भी पता है, फिर भी क्वेश्चंस में अप्रोच नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के पीवाईक्यूज हैं। और इन 10 पीवाईक्यूज की हेल्प से तुम पूरे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हो। और उसके साथ साथ जेई मेंस में 2 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर तुम काफ़ी आसानी से अपने सिक्योर कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चंस को तुमको खुद से भी अटेम्प्ट करते हुए चलना है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है, पी एक मैट्रिक्स है, थीटा यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, तो बी की वैल्यू अगर ये है और सी इसके बराबर है तो अपने को बताना है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी, जो कि m बाई एन है। तो m प्लस एन की वैल्यू बतानी, मतलब वही निकालना है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी। ट्रेस वगैरह के बारे में बात हो। देखो पहले इधर आ जाओ, हम यहाँ पे सी पे ऐसा देखो एडवांस वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, उसी के बेसिस पे इसको फॉर्मुलेट किया गया है। जैसे सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी का ट्रांसपोज बी की पावर 10 जो है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, बी इंटू बी इंटू बी 10 बार। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि बी इंटू बी इंटू बी इस तरीके से चल रहा है, लास्ट में बी और फिर पी, ये अपने पास में आ गया। अब बी की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी टी ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा पी ए ये आ जाएगा, फिर पी ए ये आ जाएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू को भी देखोगे तो क्या आएगा, पी ए पी का ट्रांसपोज और यहाँ पे पी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अपने को 2-3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। कोई भी एक मैट्रिक्स को अगर उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई के बराबर आता है। किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई कर लो, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो किसी भी मैट्रिक्स को चाहे तो ऐसे कर, और देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है पोस्ट मल्टीप्लाई कर, प्री मल्टीप्लाई करोगे तब भी वैल्यू सेम ही रहती है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही ये आ जाएगा, ऐसे ही ये अगले वाले में चला जाएगा, ये पहले वाले में आ जाएगा, ये पिछले वाले में चला जाएगा। इन सब की वैल्यू क्या आएगी, आई आई आई, यहाँ पे भी आई आएगा, यहाँ पे भी आई आएगा। और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। कितनी बार बचेगा ए उतनी बार आएगा जितनी बार बी लिखा हुआ था, और बी कितनी बार लिखा हुआ, बी की पावर 10 है तो 10 बार लिखा हो, तो ए की पावर यहाँ पे आ जाएगी 10। ये है सी की वैल्यू। अब अगर मान लो मेरे को सी मैट्रिक्स चाहिए तो मेरे को ए की पावर 10 निकालनी पड़ेगी, जिसके लिए पहले अपन यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लेते हैं, क्योंकि ए की पावर 10 कहाँ तक निकालने जाओगे, ये आ जाएगा 0 1 और फिर यहाँ पे आ जाओ 1/2 और -2 0 1। अब एक चीज देखो, ये कह रहा है कि सी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो केवल मैं डायगोनल मैट्रिक्स के बेसिस पे ए का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूं। तो जैसे पहले वाले में बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर। अगले वाले में कुछ तो आ रहा होगा, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे। इससे पहले वाले में 0 आएगा, इसके बाद कुछ ना कुछ आ रहा होगा, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही a की पावर 4 निकाल के देख लो, तो 1/√2 की पावर 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे तो एग्जैक्टली चलो देखो दिख भी रहा है कि 1 आ रहा है, तो इसको लिख भी लो कि 1 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1/√2 की पावर 4, यहाँ पे कुछ भी है, ये 0 है, ये 1 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 की पावर हो गई 8। यहाँ पे इसको इससे किया तो यहाँ पे फिर से कुछ भी आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो अब हमको यहाँ पे पैटर्न, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 4 आएगा। अब हमको यहाँ पे सीधा सीधा पैटर्न दिख रहा है कि अगर मान लो मेरे को a की पावर 10 निकालनी है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा 1/√2 की पावर 10 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ भी आएगा। सिंस अपने को डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, तो अब देखो उसका सम निकालना है, तो ये आ जाएगा 1 + 1/√2 की पावर 10, जिसको मैं 1/2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की बात करो 32 है, 1 + 1/32 जो कि आ गया 33/32। इसको m/n में कंसिडर कर लो, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे इनके आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो m + n की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65, क्योंकि m की वैल्यू 33, n की वैल्यू 32, दोनों का सम, और ये आ गया अपने को ए ऑप्शन। हमारे पास में एक ए डिटर्मिनेंट है जो कि 2 × 2 का है। यहाँ पे ये अल्फा और बीटा की कुछ अननोन वैल्यूज हैं,
जिसमें अल्फा पॉजिटिव वैल्यू है, और फिर बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू 0 है, उसके साथ साथ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर दे रखी है। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि इस ए मैट्रिक्स में अगर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की ऐड करता हूँ और पावर 8 करता हूँ तो उसके बाद में हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी। ये 4 ऑप्शंस अपने को दे रखे। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसके लिए अपने को बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको 0 कर देते हैं। 0 अगर मैंने किया तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और किसी एक को रिप्लेस कर दो। सिंस यहाँ पे बीटा की जगह मैं लिख देता हूँ 1 माइनस अल्फा इस वाली इक्वेशन से, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये आएगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इसके फैक्टर कर दो -3 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 6, जिसमें एक फैक्टर इसका अल्फा -3 हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा प्लस 2। ये दोनों इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3 और -2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो नहीं सकती तो पॉजिटिव वाली रहेगी, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी। अगर अल्फा की वैल्यू मेरे पास में 3 है तो बीटा को -2 होना पड़ेगा, तभी जाके दोनों का सम 1 के बराबर है। इतना हमको पता चल चुका है। तो बेसिकली हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स आ रही है वो 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको चाहिए ए प्लस आई। तो ए प्लस आई के लिए हम इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं, जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 ऐड कर दो। 3 में 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उधर दूसरी साइड 0 रहता है। 6 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 ही रहेगा, और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के बेसिकली यहाँ पे 2 मेथड होंगे, मैं एक एक करके दोनों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला मेथड हमारे पास में यहाँ पे रहेगा कि ये जो a प्लस आई है इसकी पावर 8 है, मैं इसको b मान लेता हूँ। ये एक्चुअली में मेरे से b की पावर 8 पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं b स्क्वायर निकालूंगा, जिसके लिए यहाँ पे 4 6 -1 -1 और यहाँ पे 4 6 -1 -1, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो b स्क्वायर मेरे पास में देखो क्या आएगा, 4 6 को अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को 4 से क्या 16 -6 करेंगे तो हमारे पास में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो -4 + 1, तो ये एक्चुअली में -3 आ जाएगा। लास्ट सेकंड वाले रो को अगर फर्स्ट कॉलम से मैं करूँगा 24 - 6 हम अगर करते हैं तो 18 हमारे पास में आएगा, और लास्ट वाले से करेंगे तो -6 + 1 यानी कि -5 मेरे पास में आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, अब ऐसे ही हम b³ निकाल लेते हैं। b³ निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास में क्या है 10 18 -3 -5, और इसको मल्टीप्लाई करना है 4 6 -1 -1। तो हमारे पास में देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 40 में से 18 अपने को घटाने तो ये 28 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लास्ट वाले में -10 + 3 तो ये -7 आ जाएगा, है ना। और अच्छा ठीक है, अब देखो मैंने केवल इतने से ही काम चला लेते, क्यों बिना फालतू मेरे को सब कुछ निकालना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो वही मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि a प्लस आई यानी कि b मैट्रिक्स का एक एलिमेंट किसी को भी पकड़ लेता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास में -1 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास में -7 आ रहा है। तो एक पैटर्न हमारे पास में बन रहा है कि यहाँ पे देखो माइनस को छोड़ देते हैं कि यहाँ चलो माइनस को रख लो, -1 -3 -7 इस तरीके से वैल्यूज चल रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली -2 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं -4 ऐड कर रहा हूँ। अगले वाले में क्या करेंगे उसके लिए एक बार चेक कर लो, चेक करोगे तो b की पावर 4 निकाल लेते हैं, जो कि 10 18 ये b स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -5, और यहाँ पे आ जाएगा 10 18 -3 -5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले एलिमेंट को निकालना है तो यहाँ पे इसकी सेकंड रो को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक्चुअली हमको फर्स्ट रो को करना है। फर्स्ट रो को अगर मान लो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -30 + 15, तो ये हमको देगा -15।
इसका मतलब यहाँ पे -15 आएगा, तो मैं एक्चुअली में यहाँ पे -8 ऐड कर रहा हूँ। तो अब हमको पता चल गया, तो यहाँ पे -16 आ जाएगा, तो ये 31 हो गया, है ना। और यहाँ पे ये 31 हो जाएगा, इसमें 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये माइनस में आएगा, तो ये 63 हो जाएगा। इसमें हम इसका डबल 64 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 127, वो भी माइनस का। इसमें -128 ऐड करेंगे तो 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 256, उसमें से एक कम 255। अब देखो यहाँ पे मेरे पास पावर 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये एलिमेंट मेरे पास में आ गया, जो कि लास्ट फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है। ये केवल मेरे को इसमें दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वहीं पे दूसरा मेथड जो है वो काफ़ी अच्छा मेथड है, जहाँ पे हम बाइनोमियल का यूज़ करेंगे अगर आपको पैटर्न ढूंढने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो ये है, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि a + b की पावर 8 लिखा है, जिसको मैं क्या कर सकता हूं, nc0 यानी कि 8c0 i की पावर 8 a की पावर 0 प्लस 8 यहां पे क्या आ जाएगा, c1 यहां पे आएगा i की पावर 7 a की पावर 1। इस तरीके से 8c2 हो जाएगा, i की पावर 6 a स्क्वायर हो जाएगा, और ये लास्ट में 8c8 तक जाएगा, जहां पे यहाँ पे हमारे पास i की पावर 0 और a की पावर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में i से मल्टीप्लाई है, i की कुछ भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, i रहता है, और i को किसी से मल्टीप्लाई भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स आ जाती। तो यहाँ पे आएगा 8c0, यहाँ पे 8c1 आ जाएगा, यहाँ पे 8c2 a स्क्वायर 8c1 a आएगा, और यहाँ पे 8c2 ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 8c3 ये a स्क्वायर होगा तो ये a क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है 8c8 तक a की पावर 8। बस अब हमको क्या करना है, सिंस हमारे पास में a एक मैट्रिक्स आ रहा था, क्या आ रहा है उसको देख लो, 3 6 -1 -2, ये आ रहा है 3 6 -1 -2। तो मैं एक्चुअली में a स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो 3 6 -1 -2। इसको अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9 9 - 6 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे -3 + 2 तो -1 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे 18 - 12 गया तो 6 बचेगा, इसको इससे करेंगे तो ये हमारे पास में -2 बचेगा। अल्टीमेटली ये a ही मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अगर a स्क्वायर a के बराबर है तो दोनों साइड फिर a से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो a क्यूब जो है a स्क्वायर के बराबर, जो कि a के बराबर, a की पावर 4 करोगे तो ये अपने पास में a स्क्वायर जो कि a के बराबर, यानी कि सारी के सारी वैल्यूज a के बराबर हमारे पास में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अब हमारे पास में क्या हो रहा है, हमारे पास में यहाँ पे एक ऐसा सीन बन रहा है कि यहाँ पे आ रहा है 8c0, जिसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ 1 आएगी, ठीक है। और अगले वाली वैल्यू हमारे पास में क्या है, 8c1 से, है ना। तो यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर a क्यूब सब बराबर है, यहाँ पर आ जाएगा 8c1 8c2, और इस तरीके से ये 8c8 तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो 1 है, अब एक्चुअली में यहाँ पे हमारे पास में मैट्रिसेस हैं, तो 1 का तो कोई रोल नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये i, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी मैट्रिसेस हैं, तो ये 1 का कोई मतलब ही नहीं होगा कि 1 को किसी a मैट्रिक्स में ऐड करने का क्या ही मतलब हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास में बेसिक एक बाइनोमियल कोफिशिएंट का सीरीज बन रहा है, जिसका जो nc1 से ncn तक जाती है उसका होता है 2 की पावर n - 1। तो ये बेसिकली मेरे पास में हो जाएगा 2 की पावर 8 - 1 इंटू a। तो 2 की पावर 8 - 1 अगर हम करेंगे तो 2 की पावर को निकाल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 6 जो है 64 होता है, इसको अगर मैं 4 से ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये -256 मेरे पास में आएगा, सॉरी प्लस का आएगा, माइनस कहाँ से आ जाएगा, ये प्लस का 256 हमारे पास में आएगा। अब
256 में से एक मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास में यहां पे आ गया i प्लस 255a, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है। तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, वैल्यूज रख देते हैं सीधा। ये क्या हो जाएगा 1001, और यहां पे आ जाएगा 255, यहां पे आएगा हमारे पास में जो कि आ रहा था 36 -1 -2, ये आएगा 36 -1 -2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5, 15 और एक 16 हो जाएगा 7, ये हमारे पास में आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 0 -255, फिर यहाँ पे 0 प्लस 256 इंटू 6, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास में 510, ठीक है, -510 ये आ जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 766 हो गया, -255 हो गया, ये 1530 आ जाएगा, ये -509 मेरे पास में आएगा। तो ये एक्चुअली में वही मैट्रिक्स आ रही है जो कि डी ऑप्शन में हमको दे रखी। ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, दोनों अप्रोच हैं। अपने को बोला है अपने पास में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, यानी कि 3x3 का मैट्रिक्स है। उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये DET करके लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही है। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, और फिर यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये दिया हुआ है, या फिर इसको ऐसा बोल दो कि यहाँ पे और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा है, इसकी वैल्यू ये है, यहाँ पे इसका आउटपुट अपने को बताना है, जिसका मतलब अल्टीमेटली m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे, जैसे अगर मान लो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट मेरे को निकालना है, तो इसको सिंपली अपन n-1 पावर में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, सिंस यहाँ पे मैट्रिक्स 3x3 की है, तो हमेशा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, पहले वाले एडजॉइंट को अगर मैं हटा दे रहा हूं, तो मैं जो बाकी पूरा का पूरा मैट्रिक्स मेरे पास में लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स की पावर आएगी 2। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -4 एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट 2, ये कैपिटल A है ना, ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये आ जाएगा, और इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी काम में अपने को लेनी है कि अगर मान लो, देखो इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये पूरा पूरा एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यानी कि मेरे पास में कोई भी एक बी मैट्रिक्स है, उसके साथ जैसे -4 है तो के कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब अगर मान लो मैं इस के को बाहर लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे के की पावर हो जाती है n, जहाँ पे n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ पे के बाहर आएगा, यानी कि -4 बाहर आएगा, तो -4 की पावर हो जाएगी 3, और सिंस पूरे की पावर 2 है, देखो -4 की पावर 3 आएगी, फिर इसके बाद ऐसे करके लिखा होगा पूरा पूरा, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को लिख देंगे और ये स्क्वायर आ जाएगा। अब है ना, ये मैट्रिक्स यहाँ पे आएगी और पूरे का स्क्वायर इस तरीके से होगा। अब इस 2 को अपन डायरेक्टली यहाँ पे, ये पावर है, ये -4 की पावर 3 की पावर 2 भी अपन इसको सीधा सीधा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली एक्चुअली मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा कि -4 की पावर 3 और उसकी पावर 2। इसके बाद अपने पास बचेगा एडजॉइंट ऑफ -3 एडजॉइंट 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ब्रैकेट, ये, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर, ये 4 की पावर 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब फिर से अपने को ये वाला एडजॉइंट हटाना है। अब इस एडजॉइंट को हटाने के लिए ये जो अंदर लिखा है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास में एक ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पे आएगा -3 एडजॉइंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, ये इसका स्क्वायर, और बाहर पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब फिर से 3 को मैं बाहर लूंगा, -3 को बाहर लूंगा, तो -3 की पावर इसकी वजह से, ये जो है n, इसकी वजह से अपने पास में 3 आएगी, लेकिन उसके ऊपर 2 पावर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 की पावर 6 और फिर एक 2 है, तो -3 की पावर 3, इसकी पावर 2, इसकी पावर, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पे 3 की पावर 12 हो जाएगी, क्योंकि और पावर इवन नंबर, तो माइनस प्लस का कोई रोल यहाँ पे होगा नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4 का पावर 6, 3 का पावर 12, अंदर में यहाँ पे आएगा एडजॉइंट ऑफ
3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, और ये इसका ब्रैकेट, ये इसका ये आ जाएगा, ये पावर 4। अब अपने को इसको आगे और सिंप्लीफाई करना, तो मतलब अब इस वाले एडजॉइंट को हटाना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एडजॉइंट की वजह से ये हो रहा है ना। डायरेक्टली अपन इसको अप्लाई यहाँ पे कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि जैसे एक ये वाला प्रॉपर्टी भी होता है ना, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ये होता है ना, जैसे ए होता। तो यहाँ पे इसको अपन क्या करते कि यहाँ पे n-1 का क्यूब, इस तरीके से। ऐसा अपन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बीच बीच में दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे -3 है, -4 है, तो इस वजह से अपने को इसको एक एक करके ही सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 4 की पावर 6, 3 की पावर 12, और यहाँ पे इस एडजॉइंट को हटाओगे तो अपने पास में बनेगा 3 एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स, ये अपने पास में आएगा। यहाँ पे अब देखो एक एडजॉइंट और हटा दे रहा हूं तो पावर 2 और आएगी, पावर 4 पहले से ही है तो ये पावर यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब ये 4 की पावर 6 हो गया, 3 की पावर 12 हो गया, 3 को अगर मान लो मैं फिर से बाहर लेना चाहता हूं तो 3 की पावर 3 आएगी, उसकी पावर 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 की पावर 24 बाहर आ जाएगी। अपने पास आएगा एडजॉइंट ऑफ 2a का इनवर्स और पूरे की पावर 8। अब फिर से एडजॉइंट को मैं हटाऊंगा यहाँ पे। अब इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स के बराबर भी हो जाएगा। तो यानी कि 4 की पावर 6, 3 की पावर 24 और इसको 12 को ऐड कर दो 36 हो जाएगा। इसको 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 2a, तो पूरे का इनवर्स कर दो, इसको 1 अपॉन में ले जाओ, एडजॉइंट ऑफ 2a का ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पूरे की पावर 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर से इसको हटाते हैं। फिर से इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखो 4 की पावर 6 तो है, 3 की पावर 36 है, 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2a। ये एक सिंगल मैट्रिक्स, इसको मान लो कोई भी एक सी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ सी क्या हो जाएगा, इसकी पावर आएगी यहाँ पे n-1 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 16 में। ठीक, अब देखो अपने पास 4 की पावर 6 है, 3 की पावर 36 है, और यहाँ पे अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 16, तो यहाँ पे आएगा देखो 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा और पूरे की पावर 16, ये अपने पास में आएगा। तो यहाँ पे अब 4 को भी निपटा देते हैं, 4 को मतलब 2 की पावर के रेस्पेक्ट में लिख दो, तो 2 की पावर 12 ये हो जाना है, 3 की पावर 36 ये हो जाना है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 48 ये हो जाएगा और इसकी पावर 16। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इसने दे रखी है अपने को, तो यहाँ पे 2 की पावर 12 माइनस 48 लिख दे रहा हूँ, 3 की पावर 36 और इसकी वैल्यू 3 है तो ये 3 की पावर ये आ जाएगा 16, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर -24 आ जाएगा, 24 क्यों आएगा, 36 आएगा और 3 की पावर 20 आएगा। अब अपने को क्या करना है, m + 2n की वैल्यू, जिसका मतलब m तो ये है, 2n की बात करोगे 40 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास में 4 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आएगा। क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है पहले ये समझ लो कि हमारे पास में ए एक मैट्रिक्स है, बी है और ये वाली एक मैट्रिक्स है। सारी के सारी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, जिसका मतलब यहाँ पे इनके सब के इनवर्स जो हैं वो हो सकते हैं, पॉसिबल है। फिर क्या कह रहा है, सारी की सारी सेम ऑर्डर की हैं। फिर कह रहा है कि तो ये जो हमको दे रखा है इसने, इसका इनवर्स बताना है, ऑप्शन में से किसके बराबर आएगा। देखने में जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि ए बी सी अगर मान लो 3 ऐसे मेरे पास में लिखी हैं, इसका इन्वर्स अगर अपन निकाले तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, उल्टा करके इन्वर्स लगा के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे पे इन्वर्स लगा रहा हूँ। जब मैं पूरे पे इन्वर्स लगाऊंगा सबसे पहले क्या आएगा, बी इन्वर्स, ये आ गया। फिर इसके बाद इस वाले पे लगेगा इन्वर्स, जब इस पे लगेगा, इस पे ऑलरेडी इन्वर्स है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ बी इन्वर्स हो जाएगा। फिर ये वाला बच गया, ये वाली मैट्रिक्स ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इन्वर्स। अब देखो,
अब यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई अपने को करना रहेगा। सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बी इनवर्स से, तो यहाँ पे क्या आएगा बी इनवर्स इंटू एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए कि एड जॉइंट ऑफ ए इनवर्स को मैं एक्चुअली में एड जॉइंट ए का इनवर्स या 1 एड जॉइंट ऑफ ए ये लिख सकता हूँ। यही चीज़ अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये 1 एड जॉइंट ऑफ ए हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे बी इनवर्स आएगा और ये 1 एड जॉइंट ऑफ बी हो जाएगी। और अभी ए इनवर्स इसके बाहर है, अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिसेस है ना, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है कि पहले मल्टीप्लाई करो कि बाद में। तो यहाँ पे आ जाएगा बी इनवर्स और फिर अपने पास में आ जाएगा डॉट यहाँ पे कि 1 एड जॉइंट ऑफ ए, फिर इसके साथ ए इनवर्स, फिर यहाँ पे आएगा बी इनवर्स और 1 एड जॉइंट ऑफ बी और यहाँ पे ए इनवर्स। अब देखो, अब एक और प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए। देखो प्रॉपर्टीज अपने को पता रहेंगी तो क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। कि हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ए इनवर्स एक्चुअली में एड जॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इसके बराबर आता है। तो अगर कहीं पे ये लिखा है या कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि एड जॉइंट ऑफ ए बाई ए इनवर्स, या ऐसा लिखा है कि ए इनवर्स बाई एड जॉइंट ऑफ ए, ऐसा तो लिखा ही है यहाँ पे, चाहे तो यहाँ पे देख लो और या फिर यहाँ पे देख लो। ये एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। बस यही चीज़ अपने को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी इनवर्स तो आएगा, उसके साथ में लिखा रहेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू ए इनवर्स। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसकी एक स्केलर वैल्यू होती है, स्केलर क्वांटिटी है, मैट्रिक्स की तरह बिहेव करती नहीं है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव कर सकती है, तो इसको अपन करती है बेसिकली, तो इसको अपन बाहर भी ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी ट्रीट कर लो कि यहाँ पे मैं ये वाला एलसीएम ले लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। यही वाली प्रॉपर्टी घूम फिर के फिर से लगा दो कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एडजॉइंट के बराबर आता है। ऑप्शंस को भी देख सकते हैं अपन यहाँ पे। तो ये वाला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और ये वाला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और अपने को क्या पता है, एक्स वाई अगर ऐसे लिखा है मॉड में, तो इसको देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, इसको अपन ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं। तो अगर खोल के लिखा तो उसको जोड़ के भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। ये अपने को किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में निकल के आ रहा सीधा सीधा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अपने पास ए एक मैट्रिक्स है, फिर बी जो है एक मैट्रिक्स दे रखा है जहां पे B1, B11 और B111 ये जो है कॉलम मैट्रिक्स है ना, जिसका मतलब ये अपन पास में जैसे इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स है, B11 जो है वो भी कुछ इसी तरीके से है, और उन सब का मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स के साथ में अपने को दे रखा है। फिर अपन से बोला कि अगर हम अब बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो उसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसको अल्फा बोल दिया है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम उसको बीटा बोल दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू पूछा है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है यहाँ पे 8 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू पूछा है, ये अपने को बताना है। देखो इसको करने के लिए बस यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमाया गया है। जैसे अगर मान लो मैं B1 की बात करूं तो B1 अल्टीमेटली मेरे पास इस तरीके के कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज मेरे को नहीं पता है ना। ऐसे ही B11 है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या, जैसे जैसे ये बोलता जा रहा है वैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपने को ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, 0 0 2 हो गया, 1 0 0, और इसके साथ में B1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 1 0 0। बस यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आया 2x प्लस जेड, नीचे आएगा केवल x, उसके बाद आएगा 3x प्लस 2y। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 0। तो यहां से अपन सीधा सीधा x y z की वैल्यूज निकाल सकते हैं। जिस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 0 आ गई तो पहली वाली को कंपेयर कर दो तो यहाँ से x 0 तो z की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली थर्ड वाले को कर दो तो यहाँ से y 0 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज अपने पास में आ चुकी। इसी तरीके से बाकी दोनों सिनेरियोज, जैसे कि अगर मान लो जब अपने पास में यहाँ पे बी मैट्रिक्स होगा, देखो
अब यहाँ पे हम और चालाकी क्या कर सकते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन अपना इतना लेंदी ना जाए। B11 में क्या है, B11 जो है उसको अगर मान लो मैं लिखता हूं तो ये अल्फा बीटा गामा, अगर अपन इसको मान ले तो यहां पे डिफरेंस केवल क्या है, एक्स वाई जेड की जगह केवल अल्फा बीटा गामा आएगा और राइट साइड में ये वाली मैट्रिक्स आएगी। तो अपन डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, जैसे यहां पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस गामा, यहां पे अल्फा आ जाएगा, यहां पे 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 0 1। तो यहां से अपन डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, अल्फा की वैल्यू अगर 0 मेरे पास में आ जाती है तो गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी पहली इक्वेशन से, और अगर गामा की वैल्यू 2 मेरे पास में आ गई तो बीटा की वैल्यू निकाल लो, थर्ड इक्वेशन से अल्फा 0 रख दो तो 2 बीटा इक्वल टू 1, यानी कि बीटा इक्वल टू हाफ। आगे इसी तरीके से अब लास्ट वाले के बारे में बात करते हैं। लास्ट वाले के लिए भी सेम सिनेरियो होगा, है ना। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं P Q और R, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां पे अब मेरे पास में क्या चीजें इक्वल होगी, जैसे यहां पे आ जाएगा 2P प्लस R, पहले आएगा 2P प्लस R, उसके बाद अपने पास में आएगा P, लास्ट वाले में आ जाएगा 3P प्लस 2Q, 3P प्लस 2Q। ये किसके इक्वल है, ये है 3 2 1, इसके इक्वल। यहां से वैल्यूज निकाल लो, जैसे यहां से P की वैल्यू 2 आ गई, अब P की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है अपने पास में तो 2P जो है 2P प्लस R ये 3 है, तो R की वैल्यू -1 आ गई। अब R की वैल्यू -1 मेरे पास में आ गई है, तो यहां पे देखो थर्ड वाले को कर दो 3 इंटू 2 प्लस 2Q इक्वल टू 1, तो Q की वैल्यू आ गई -5/2। तो अपने पास अब पूरा मैट्रिक्स यहां पे क्रिएट हो रहा है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं B, अपन एक मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें B11 जो है उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 0 0 1, तो ये आ जाएगा 0 0 1। सिमिलरली यहां पे B11 के क्या क्या है, अल्फा बीटा गामा 0 हाफ 2, तो यहां पे आ जाएगा 0 हाफ और 2। थर्ड वाले केस में क्या है, थर्ड वाले केस में है मेरे पास में 2 -5/2, 2 -5/2 और अपने पास में आ जाएगा -1। ये अपने पास एक बी मैट्रिक्स निकल के आ गया। ठीक है, इतना सारा यहां पे घुमा रहा है लेकिन सीधा सीधा अपने पास में ये आ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर लो। डायगोनल एलिमेंट्स का सम अगर मान लो मैं करता हूं 0 प्लस हाफ -1, तो ये आ रहा है -1/2। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू अपने को दे रखी है बीटा की, है ना। ये वाले बीटा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो अभी अपन ने माना था वो एक अलग सिनेरियो था, और यहां पे अल्फा की वैल्यू जो कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है ना, तो 0 0 2 0 हाफ -5/2 1 2 और -1। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको खोल देते हैं, बाकी दोनों एलिमेंट शुरू के 0 है, केवल लास्ट वाला एलिमेंट अपने पास काम आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 और -1/2, तो ये आ गया -1। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहां चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। इसके साथ में 8 मल्टीप्लाई है और मॉड भी लगा हुआ। तो अल्फा क्यूब अगर मान लो मैं करूंगा तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली -1/2 यानी कि बीटा, इसका क्यूब करेंगे तो -1/2, सॉरी -1/2 का क्यूब जो कि -1/8 आ जाएगा, तो अपने पास आ रहा है -9/8। इस पे मॉड लगाओगे तो +9/8 हो जाएगा। अब +9/8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 9, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते थे। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा लग रहा है। इधर आ जाओ, यहां पे हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास में 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं और इसके अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब d इक्वल टू 0 हो, उसके साथ साथ d1 d2 d3 में से कोई भी 0 ना हो, ऐसा केस अपने पास में होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले d इक्वल टू 0 कर देते हैं। d इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं यहां पे करूंगा तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स ले लो, 1 1 1 यहां पे आ गया, 1 2 5 यहां पे आ गया, 1 5 लैम्बडा यहां पे आ गया, ये इक्वल टू 0, ये हमको दे रखा। अब बस इसको डायरेक्ट खोल देते हैं। यहाँ पे रो एलिमेंट्री मेथड वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल सा दे रखा है, तो उस प्रोसेस को लगा के बिना फालतू टाइम ही वेस्ट होगा। तो यहाँ पे 1 के साथ खोलोगे तो 2 लैम्बडा -5 × 5 करेंगे 25 हो जाएगा, 2 लैम्बडा -25। फिर -1 के साथ खोलेंगे तो लैम्बडा -5 हो जाएगा। फिर +1 के साथ खोलोगे तो 5 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 लैम्बडा -25 - लैम्बडा +5 +3, ये हमारे पास में आएगा। तो लैम्बडा -17 इक्वल टू 0, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 17।
तो दो ऑप्शन हमारे पास में निकल के आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, अब D1, D2, D3 में से कोई भी एक वैल्यू ले लो। सिंस यहाँ पे म्यू दे रखा है तो मैं क्या करता हूं कि मैं केवल इस कॉलम को रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, D3 की बात यहाँ पे बेसिकली मैं कर रहा हूं कि अपन 1 1 1 लेते हैं, 1 2 5 लेते हैं, लास्ट वाले को रिप्लेस कर दो तो 6 9 और म्यू इक्वल टू 0। इसको अब खोल देते हैं। तो 1 के साथ अगर मैं खोलूंगा तो फिर से वही आएगा, 2 म्यू माइनस 9 इंटू 4 करेंगे 45 आ जाएगा। फिर -1 के साथ बात करोगे तो ये आएगा म्यू माइनस 9। फिर 6 के साथ 5 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 म्यू माइनस 45 माइनस म्यू प्लस 9 आ जाएगा और यहां से बचा 3 प्लस 18। तो अब यहां पे देखो, ये एक्चुअली में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी तो जाके नो सॉल्यूशन आएगा, तो ये 0 नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये इधर आ जाएगा। अब देख लो क्या हो रहा है, 2 तो म्यू बच गया और ये हो गया 27 में से 45 में से 27 आएगा तो माइनस का 18 आएगा। ये नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 18। ये अपने पास में कंडीशन आ जाएगी जो कि अपने को सी ऑप्शन में दे रखी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ पे देखो लिमिट वगैरह का इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया इस क्वेश्चन में। वैसे ज़्यादा को एक ही क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया है, हमारे पास fx फंक्शन ये है, अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं तो वैल्यू ये आती, तो इसका आउटपुट बताना है। अब एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देता हूँ तो इसके साथ चली जाएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पे x है वहीं पे तो लिमिट जाएगी, जहाँ पे x है ही नहीं वो तो एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास में हर बार क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे देखोगे ये वाली वैल्यू यही, ये सब एक्चुअली में बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली में लिखा है a प्लस 1 a, फिर यहाँ पे 1 1 प्लस 1 1, यहाँ पे b और b प्लस 1। अब जब भी इस तरीके का सिनेरियो अपने को दिखे तो अपने को बस यहाँ पे एक चीज और देखना है कि चाहे तो पूरे कॉलम वाइज देख लो, क्या सारे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो 3 बार a है और 1 बार 1 है, यहाँ पे देखोगे तो 3 है, यहाँ पे 3 बार b है लेकिन 1। लेकिन इसी को अगर मैं रो वाइज देखता हूं तो अब देखो क्या हो रहा है, हर रो में 1 बार a लिखा है, 1 बार b लिखा है और 2 बार 1 लिखा है। 1 बार a लिखा, 1 बार b लिखा, 2 बार 1 लिखा, 1 बार a लिखा, 1 बार b लिखा, 2 बार 1। जिसका मतलब अगर ऐसा रो वाइज चल रहा है तो मैं सारे के सारे कॉलम्स को एक साथ ऐड कर देता हूं। जब मैं यहाँ पे C1 में C2 C3 सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस b प्लस 2, फिर यहाँ पे a प्लस b प्लस 2, a प्लस b प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 1 b प्लस 1, ये हमारे पास में आएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी एलिमेंट जो कॉमन आता है तो अपन उसको बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस b प्लस 2 ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 2 1 आएगा, यहाँ पे b प्लस 1, ये हमारे पास में आएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें ना मैं ये वाला प्रोसेस लगा देता हूँ कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को घटा दो, सेकंड में से थर्ड को घटा दो, जिससे 2 0 हो जाए। तो a प्लस b प्लस 2, चाहो तो इसको यहीं पे भी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा आगे अगर जैसे मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे यही चीज कर रहा हूँ कि R1 में से R2 घटा देता हूँ, R2 में से R3 घटा देता हूँ, तो a प्लस b प्लस 2 मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें से इसको घटाया तो ये 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाना है, लास्ट वाला 1 आएगा। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ये -1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात करोगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा और उसके नीचे वाले की बात करोगे तो वो -1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस 1, यहाँ पे b प्लस। अब हम इसको खोल देते हैं, जैसे बाहर वाली वैल्यू को तो रहने ही देते हैं, अंदर वाली वैल्यू को बात करो -1 के साथ में खोलोगे तो माइनस ऑफ -1 आता तो यहाँ +1 आएगा। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, फिर माइनस ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, अल्टीमेटली ये 1 आ रहा है, जिसका मतलब इसका आउटपुट a प्लस b प्लस 2 आ रहा है। इसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्बडा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2 आ गई, म्यू की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू भी 1 है,
तीनों का सम कर दो, सम किया तो ये आया 4, इसका स्क्वायर पूछा है जो कि 16 आ जाएगा, और ये अपने को बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास में यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस है, जैसे ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक्स मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर बोला है कि यहाँ पे जो ये एम का यूज किया जा रहा है, इसकी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो कि ए कॉमा बी इंटरवल में लाई करती हैं, या फिर ए का या एम की जो वैल्यूज हैं वो ये वाला इंटरवल अपने पास में निकल के आता है। ये कहाँ से आता है? ये तब आता है जब ए एक्स इक्वल टू बी जो है इसका कोई नेगेटिव सॉल्यूशन होता है। नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब एक्स भी नेगेटिव हो और वाई भी नेगेटिव हो, सॉल्यूशन यही है एक्स और वाई। जब ये आ जाएगा तो इस ए और बी का यूज अपने को इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना है, जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सीधा सीधे यहां से हम निकाल सकते हैं, जो कि 2m + 15 आएगी। इसमें dm m का इंटीग्रेशन अपने को यहाँ पे करना है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले अपने को m की वैल्यूज पता होनी चाहिए, यानी कि इसका इंटरवल अपने को निकालना बहुत जरूरी हो जाएगा। इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इसने दे रखा है ax = b, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे 2 3 - 5m ए मैट्रिक्स हो गया, इसको x y इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल करना है 20m के, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सीधा सीधे क्या आ जाएगा, 2x - 5y और 3x + my, ये इक्वल इस मैट्रिक्स के आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, दो इक्वेशन आएंगी, 5x - 2x - 5y = 20, और दूसरी आ जाएगी 3x + my = m। अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे m की वैल्यूज निकालनी है, तो उसको निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से कर दूं, तो अपने पास में क्या होगा, सीधा सीधा अपन यहाँ पे x को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 6x - 15y = 60, और यहाँ पे आ जाएगा 6x + 2my = 2m। ये अपने पास में वैल्यू आएगी, माइनस माइनस माइनस, इससे ये गया माइनस, यहाँ पे कॉमन अगर मैं ले लूँ तो 15 + 2m × y मेरे पास में आएगा = 60 - 2m अपने पास में आएगा, जिसको सिंप्लीफाई अपन ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। y की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए, जिसका मतलब y < 0 होना चाहिए। उस बेसिस पे अपन सीधा सीधा m का इंटरवल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे y = क्या आ जाएगा, ये 2m - 60 लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस से डिवाइड कर दे रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2m + 15, ये < 0 होना चाहिए। अब देखो सीधा सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे अपन देख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट तो है जब डिनोमिनेटर = 0, यानी कि -15/2, दूसरा है 30, है ना, 2m - 60 = 0। इसको अगर मान लो अपन सिंप्लीफाई यहाँ पे करते हैं, तो अपने पास में यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव चाहिए, 30 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब दोनों वैल्यूज इंक्लूड अपने को करनी है नहीं, = का साइन नहीं लगा है, तो अपने पास में यहाँ पे m की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, जब m की वैल्यूज अपने पास में -15/2 से 30 के बीच में होगा, तो उस सिचुएशन में y अपने पास में नेगेटिव आएगा। अब ऐसे ही अपने को x का करना है। अब x का करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x = यहाँ पे ले लो, देखो x = अपन यहाँ पे क्या ले सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से आ जाओ। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास में x = m - my / 3, यहाँ पे m - m × y की वैल्यू यहाँ पे रख दो। y की वैल्यू अभी हमने निकाली है, जो कि आ रही है 2m - 60 / 2m + 15, और यहाँ पे आ जाएगा 3। और इसको देखो, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास में ऊपर एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2m² + 15m, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, माइनस इसको भी m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे -2m² प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 60m / 3 × 2m + 15, ये अपने पास में आ रहा है। 2m² से 2m² गया, ऊपर बच रहा है 75m, नीचे की बात करोगे तो 3 × 2m + 15, इससे इसको निपटा दो, ये 25 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 25m / 2m + 15। क्वेश्चन के बेसिस पे नेगेटिव सॉल्यूशन, दैट मीन्स x मस्ट बी < 0।
अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देख लो, एक तो है -15/2, एक है 0, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, जिसका मतलब ये आना चाहिए। यहां से m की वैल्यू जब -15/2 से 0 के बीच में रहेगी तब जाके x नेगेटिव आएगा। अपने को दोनों नेगेटिव चाहिए, x भी नेगेटिव चाहिए, y भी नेगेटिव चाहिए। तो x इतने में नेगेटिव है, y इतने में नेगेटिव, तो दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन सीधा सीधे यहाँ पे ले सकते हो, -15/2 से ये 30 तक जा रहा है, ये 0 तक जा रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन हम सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जब m की वैल्यू -15/2 से 0 रहेगी उस सिचुएशन में x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा। ये a, b वाला इंटरवल है, जिसका मतलब ये वैल्यू हो गई a की, ये वैल्यू हो गई b की। अब अपने को फाइनली इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी बताया था, ये क्या आ रहा है 2m + 15, जिस पे लिमिट लगानी है a से b। a की वैल्यू आ रही है -15/2, b की वैल्यू 0। इसके साथ तो m का इंटीग्रेशन m²/2 हो जाएगा, 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो 2 से 2 गया, तो m² + 15m यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, जिसमें यहाँ पे 15/2 माइनस वाला है, यहाँ पे 0, तो 0 से तो 0 गया, सबसे पहले 0 माइनस। अब अंदर चलते हैं तो -15/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 224/4 हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस आता है फिर, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, चलो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इस पूरी पूरी वैल्यू में अपन -15/2 डाल रहे हैं, तो 15 × 15 किया तो 225/2 ये अपने पास में आएगा। अब देखो 225/2 जो है, इसका अगर मैं हाफ लेता हूं तो ये आता है। हाफ लेने का मतलब उसको हाफ से मल्टीप्लाई अगर मान लो मैं करता हूं तो ये आएगा, जिसका मतलब ये वैल्यू जो है, ये अंदर जो बच रहा है यहां पे एक्चुअली में -225/4 मेरे पास में बचेगा। अब इसके आगे भी माइनस है तो ये हो जाएगा 225/4। चाहो तो आप एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है ना, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस को आसान बनाने का तरीका बता रहा हूँ। और सिंस क्वेश्चन में क्या बोला कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया। 225 को अगर मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 450, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, अल्फा a के बराबर नहीं है, ये वाला वैल्यू अल्फा है, ठीक है। डायगनली एलिमेंट अल्फा बीटा गामा है, बाकी सब a b c। बीटा b के बराबर नहीं है, गामा c के बराबर नहीं है, तो अपने को इसका आउटपुट बताना है। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि पहले हम इस डिटर्मिनेंट को उसी तरीके से बना ले। उसको कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्री प्रोसेस लगा लूँ कि R1 में से R2 माइनस कर दूं, जिससे यहाँ पे क्या है अल्फा माइनस a बन जाएगा फर्स्ट वाला एलिमेंट, फिर यहाँ पे बीटा माइनस b बन, जैसे ये एलिमेंट्स दे रखे हैं उसी के बेसिस पे अपन उनको बना ले, और बाकी एलिमेंट्स को उसी रो, उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में बाकी एलिमेंट्स को अपन 0 कर दें। जब भी ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं तो उससे क्या है कि हम उसको कॉमन ले सकते हैं, फिर डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, या फिर एक ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं कि जैसे a है, a के साथ में हो सकता है ऐसे कहीं आपको लिखा हुआ मिले, है ना, इस तरीके का फॉर्मेट अगर बन जाए, फिर प्लस b के साथ में कुछ लिखा हुआ मिले, अल्फा माइनस a गामा माइनस c। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली अगर मान लो मैं पूरी के पूरी इस वैल्यू को c के साथ भी या गामा के साथ भी कुछ ना कुछ आएगा, है ना, इस पूरी के पूरी वैल्यू को अगर मैं अल्फा माइनस a, यानी कि देखो अल्फा माइनस a बीटा माइनस b गामा माइनस सी से डिवाइड करता हूं, तो यहां पे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू इस दोनों को कैंसिल कर देंगे, इसके नीचे ये आ जाएगा, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। एक तरीका ये वाला है जो कि काफी स्टैंडर्ड अप्रोच है, जेईई एडवांस वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पहले पूछे गए हैं, उसी पैटर्न पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है, कोई नया नहीं है। अब यहाँ पे एक अप्रोच और अपन क्या लगा सकते, जैसे ये बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वैल्यूज आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फिर 0 होनी चाहिए। तो हमको क्या पता है, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बनाने के लिए अपन सबसे आसान तरीका क्या है, उसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को 0 बना देते हैं, यही कर सकते हैं सबसे आसान अप्रोच में। और बस ये अगर मान लो मैं इसको बना रहा हूं तो मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी जाके अपन आगे चल पाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है बस, कि ये जो a है इसकी जगह 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या अपने को क्या बोल रहा है, अल्फा जो है a के बराबर नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अल्फा 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा जो है इसको भी मैं 0, b जो है ना, इसको भी मैं 0 ले लेता हूँ। फिर क्या कहता है ये कि जो बीटा है वो b के बराबर नहीं होना चाहिए, बीटा की वैल्यू कुछ और 4, है ना,
है ही नहीं वो किसी के भी बराबर। गामा जो है उसकी वैल्यू भी 0 ले लिया, अब मेरे डिटर्मिनेंट का आउटपुट हो गया 0। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, गामा सी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, -4 है ना, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 3/2 ले लो, 5/2, जो तुम्हारा मन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अल्टीमेटली ऐसा कह क्यों रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि फिर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। ठीक, अब देखो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये ए बी और गामा है, तीनों मैंने 0 ले दिए और अपना काम बन गया, डिटर्मिनेंट भी सॉल्व हो गया, जिससे क्या होगा, ए बी गामा तीनों की जगह 0 रखा, फिर उसके नीचे कुछ भी हो, बस 0 नहीं होना चाहिए। अगर वैसा सिचुएशन है तो आउटपुट 0 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक्चुअली डी ऑप्शन में दे रखा है। खत्म हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अपने को देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बेसिस पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अपने को दे रखा है, और वही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, 2 अननोन है, और फिर रेडियस के बारे में बात हो रही है। तो चलो मैं फिर बता देता हूँ कि यहाँ पे डी सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2, 3 एंड 5, अगले वाले में 7, 3 -2, उसके बाद 12, 3 और -4 माइनस लैम्बडा, ये इसका कोफिशिएंट है, ये आ जाए। इसी को 0 कर देते हैं क्योंकि इसमें केवल एक ही अननोन वैल्यू है। तो चलो 2 के साथ खोलेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -12 -3 लैम्बडा, फिर 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से प्लस हो जाए, फिर -3 हमारे पास में आएगा, फिर 7 को करेंगे तो -28 -7 लैम्बडा, और फिर 12 को करेंगे तो +24 हो जाएगा, फिर 5 के साथ आ जाओ तो ये आ जाएगा 21 -36। अब तो यहाँ पे बच रहा है -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -12 और -6, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बच रहा है -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा, -7 को इससे करेंगे तो ये +21 लैम्बडा हो जाएगा, फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास बच रहा है 15, वो भी माइनस का, तो -75 मेरे पास में आएगा। 12 से 12 गया, यहाँ पे बच रहा है 15 लैम्बडा -75, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब लैम्बडा की वैल्यू अगर मेरे पास में 5 आ गई है तो सेम तरीके से हम म्यू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। म्यू के लिए D3 ले लो, जिससे कि लैम्बडा हट जाए, केवल म्यू बचे हमारे पास। तो शुरू के 2 कॉलम सेम आएंगे, यानी कि 2, 7, 12 और 3, 3, 3, लास्ट वाले में आ जाएगा, ऊपर 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे आएगा 16 माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। चलिए इसको खोल दें, 2 के साथ खोलेंगे तो यहाँ पे 16 × 3 का 48 -3 म्यू -24 हो गया, फिर -3 के साथ करेंगे तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 42 हो जाएगा, 4 आएगा तो 112, ये आ जाएगा, -7 म्यू आएगा, और माइनस ये 96 हो जाएगा, प्लस 9 के साथ करेंगे तो 21 -36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिसके लिए हमारे पास में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बचेगा 24, वो भी प्लस का, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, और -3 को इससे किया तो 6 म्यू हो गया। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरे पास में बच रहा है 12 और 4 16 बच रहा है प्लस का, तो ये माइनस का 48 हो जाएगा, और +21 म्यू हो जाएगा। लास्ट वाले में देखोगे तो ये तो -15 है, 15 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -135 मेरे पास में आएगा, जिसमें 48 से 48 चला जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा, -135 हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में सेंटर आ गया, सर्किल है हमारे पास में एक, ठीक है, सर्किल पे एक लाइन जा रही है टच करते हुए, जिस लाइन की इक्वेशन है 4x - 3y = 0, और इस सर्किल का सेंटर है 5, 9। तो रेडियस अगर मान लो मेरे को बताना है
तो ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, जिसको हम कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले इस पॉइंट को लाइन में डाल दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 9 इंटू 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, जिसका मतलब नीचे आ जाएगा 5, ऊपर ये आएगा 20, ये आएगा 27, तो ये आएगा -7/5 पूरे पे मॉड, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगी, तो 7/5 यहाँ पे आएगी, जो कि हमको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।